डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 9th SST के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है जीविका संकट। जीविका संकट 18 शताब्दी में फ्रांस के संदर्भ में है। जीविका के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीविका का अर्थ क्या होता है, जीविका से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले जीविका के अर्थ के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जीविका का अर्थ क्या है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को अगर उसको रटने के बजाय अगर हम उस बिंदु को समझेंगे तो केवल उस क्लास के लिए वही एक टॉपिक, वही एक विषय नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण पूरे जीवन के लिए आपके बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ों को आप आत्मसात कर लेंगे, जो किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता मिलेगी, आसानी मिलेगी। जब भी आप ऐसे तथ्यों को अपने माइंड में रखेंगे एक प्रकार से कोश के रूप में, जैसे शब्दकोश होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे तथ्य होते हैं जिनकी आपको समझ हो जाती है, जिनकी बोध हो जाती है। तो फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप अपने तरीके से कर लेते हैं। तो ज़रूरी है, वह आवश्यक है कि ऐसे बिंदुओं को, ऐसे तथ्यों को समझें। जब आप उस शब्द को, उस तथ्य को समझ लेते हैं, उस चीज़ का बोध हो जाता है, तो आप अपने तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर होते हैं। आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाती है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर लेते हैं। तो किसी प्रश्न को रटने के बजाय उस बिंदु को समझें, क्योंकि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न छिपे रहते हैं, कई सारे उसमें उत्तर भी हैं। उसी प्रश्न में आप विविध प्रकार के प्रश्न निकाल सकते हैं और विविध प्रकार के उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रश्न के लिए केवल आप तैयार होंगे तो केवल एक ही प्रश्न कर पाएंगे। लेकिन यही परीक्षाओं में जब उस प्रश्न से बहुत सारी चीज़ों को आप सोचेंगे, समझेंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आप अपने से कर पाएंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हर विषय वस्तु को केवल समझें, उसको रटें ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जीविका संकट, यानी 18वीं शताब्दी में एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, 18वीं शताब्दी यहाँ आया है। 18वीं शताब्दी, शताब्दी मीन्स होता है 100 वर्ष। एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी है। आपको एक चीज़ आज और सिखाएंगे, शताब्दी जैसे 18वीं शताब्दी आया है तो 1700 से 1800, यानी 1700 से 1800 के मध्य के काल को क्या बोलेंगे, 18वीं शताब्दी। इस तरह से 1700 से 1800 के काल के उस पीरियड को क्या बोलेंगे, 18वीं शताब्दी। बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे 16वीं शताब्दी पूछा जाए तो 1500 से 1600 के मध्य के काल को क्या बोलेंगे, 16वीं शताब्दी। तो इस तरह से एक शताब्दी 100 साल का होता है और एक दशक 10 वर्ष का होता है। तो इस चीज़ को आपको हिस्ट्री में आपको लर्न रखना है कि शताब्दी क्या है, 100 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी आया। तो 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 से 1800 के मध्य जो भी घटनाएं घटित होंगी वो किस शताब्दी में आएंगी, 18वीं शताब्दी में आएंगी। बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह से सीख सकते हैं कि 100 वर्ष की शताब्दी होती है और इस 100 वर्ष में जो भी घटनाएं घटित होंगी वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगी। इसी क्रम में एक और कभी कभी पूछा जाता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। अब जैसे 1700 से 1800 के मध्य को क्या बोलेंगे, 18वीं शताब्दी। तो 1700 से 1750, 1700 से 1750, जैसे 100 को आधा भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 1700 से 1750 के काल को पूर्वार्ध की घटना मानेंगे और 1750 से 1800 के मध्य के टाइम को उत्तरार्ध की घटना मानेंगे। यानी 18वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की घटना कब से कब तक होगी, 1700 से 1750 के मध्य के काल को, और उत्तरार्ध जब बोला जाएगा तो 1750 से 1800 के मध्य के जो घटनाएं होंगी वो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोला जाएगा। तो कभी कभी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बोला जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी दशक पूछा जाता है, 18वीं शताब्दी का दूसरा दशक, 18वीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये भी आसानी से आप सीख सकते हैं। दशक मीन्स होता है 10 वर्ष। तो जैसे 100 शताब्दी, एक शताब्दी में 100 वर्ष है, तो दशक कितने दशक आएंगे, एक दशक 10 वर्ष का होता है। इसका मतलब कि अगर 18वीं शताब्दी का दशक कितने बनेंगे, तो 10 दशक बनेंगे ना। एक दशक 10 वर्ष का, इसलिए एक शताब्दी में 10 दशक। तो प्रथम दशक
कब से कब तक? 1700 से 1710 तक। दूसरा दशक 1710 से 20 तक। तो ऐसे 10-10 वर्ष का जो दशक होगा वो दशक कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये जीविका संकट 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो जीविका संकट आया था, ये जीविका संकट क्या था? तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जीविका होता क्या है, तब संकट आप आसानी से सीख लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं सरलतम तरीके से। जीविका का अर्थ यहाँ समझेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे कि यह क्या है, जीविका क्या है, कि वह काम धंधा। अब काम धंधा है, जैसे आपके पिताजी दिल्ली मुंबई कहीं काम करते हैं ना, यानी जीविका चलाने के लिए काम करते हैं, आपके परिवार का, आपके एजुकेशन का, शिक्षा का पैसा देते हैं, आपके परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये सब क्या है? जीविका है। एग्जाम्पल के थ्रू समझें आप व्यवहारिक तरीके से। वह काम धंधा, पेशा या वृत्ति। जैसे पेशा, कोई व्यक्ति दर्जी का काम करता है, मतलब कपड़े सिलता है, कोई हलवाई का काम करता है, ये उसका क्या है? पेशा है। कोई नाई है, बाल काटता है, ये उसका क्या है? पेशा है। तो वह काम धंधा, पेशा या वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए धन या अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वह काम धंधा, वह पेशा, वह वृत्ति जिसको व्यक्ति को करने से उसके बदले में जो धन प्राप्त होता है वही उसका क्या है? वो पेशा है। तो कहने यहाँ पे क्या निकल करके आया कि काम धंधे से मतलब है, पेशा से मतलब है, वृत्ति से मतलब है। तीन चीज़ें निकल करके आई, काम धंधा, पेशा या वृत्ति। कभी कभी आगे चल के ही जब 10th में जाएंगे तो विकल्पी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये किससे संबंधित है। तो अभी से अगर आप जानते रहेंगे तो कुछ शब्दों को आप आसानी से टिक कर लेंगे कि ये किससे संबंधित है। तो निर्वाह के लिए धन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इस क्रिया को क्या बोलेंगे? एकदम स्पष्ट हो गया, जीविका बोलेंगे। यानी वह काम धंधा, पेशा या वृत्ति जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है, क्या कहलाता है? जीविका कहलाता है। तो जैसे आपके पिताजी कोई वर्क करते हैं, इस तरह का काम धंधा, जैसे दर्जी का काम करते हैं, या फिर कोई अन्य व्यवसाय करते हैं, दुकान लगाते हैं, या फिर कहीं पे दूसरे जगह स्थानों पे जा कर के किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो ये सारा सब कुछ क्या कहलाएगा? जीविका कहलाएगा। अब अगर जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली मुंबई में जैसे काम कर रहा है, वहाँ अभी जैसे कोरोना का संकट आ गया तो जीविका पे संकट उत्पन्न हुआ ना। तो ऐसे ही 18वीं शताब्दी में कैसे जीविका पे संकट उत्पन्न हुआ, उसको हम लोग सरल तरीके से व्यवहारिक एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे और समझेंगे। देखेंगे जीविका संकट जो आया था 18वीं शताब्दी में आया था। कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था। फ्रांस में क्या आया था? जीविका संकट। अभी जीविका का अर्थ क्लियर हो गया कि काम धंधे से मतलब रिलेटेड है, पेशे से रिलेटेड है, वृत्ति से रिलेटेड है। यानी इसको करने से जो व्यक्ति को धन की प्राप्त होती है या अन्य पदार्थों की प्राप्त होती है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पेशा कहलाएगी। या यह क्रिया क्या कहलाएगी? जीविका कहलाएगी। अब जीविका पे संकट क्यों उत्पन्न हुआ? तो जीविका पे संकट देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के संदर्भ में, फ्रांस के संदर्भ में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। जनसंख्या बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगी उतना ज़्यादा रोज़गार, आय के स्रोत या फिर उद्योग धंधे, दबाव एक पड़ेगा, कृषि योग्य भूमि कम हो जाएंगे। जनसंख्या मान लीजिए तीव्र गति से बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, खाद्यान्न की मांग ज़्यादा होगी, भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो ऐसे स्थिति में उन्हें जीविका निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कैसे जीवित रहेंगे? अपनी जीविका निर्वाह कैसे करेंगे जब उन्हें ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो पाएंगी, उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या हुआ था? जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। जनसंख्या वृद्धि होती है तो अनेक समस्याएं, कहते हैं ना जनसंख्या अनेक समस्याओं की जननी है। जब जनसंख्या में अचानक विस्फोट होता है, अचानक वृद्धि होती है, तो लोगों को मूल चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन है, वस्त्र है, मकान है ना,
जीविका संकट के संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध कराने में समस्याएं आएंगी, क्योंकि जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है और उस हिसाब से उनको जो उनकी आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या उत्पन्न होगा, अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी। इन्हीं समस्याओं में एक क्या था, जीविका संकट। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि में क्या स्थिति थी कि 1715 ईस्वी में फ्रांस में जनसंख्या कितनी थी, 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, फ्रांस में 1715 में जनसंख्या कितनी थी, 2 करोड़ 30 लाख, जो बढ़ करके 1789 में, अब देखें 1715 से 2 करोड़ 30 लाख थी फ्रांस में जनसंख्या और 1789 ईस्वी में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई, 2 करोड़ 80 लाख हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि सीधे सीधे 50 लाख की वृद्धि हो गई। सीधे सीधे कितनी वृद्धि हो गई, 50 लाख की जनसंख्या। अब इतनी जनसंख्या वृद्धि हो जाने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी। जैसे जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न की मांग बढ़ जाएगी। जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि दबाव बढ़ेगा, खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की हैं। और जब खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो जिस चीज़ की मांग, आपने सभी लोग जानते हैं कि जिस चीज़ की मांग बढ़ती है, जैसे कोई मार्केट में सब्जियां हैं, सब्जियां ना आ रही हों किसी वजह से, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लॉकडाउन की वजह से सब्जी नहीं आ रही है और मांग ज़्यादा है, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। स्वाभाविक है रेट बढ़ जाएगा जब मार्केट में कोई चीज़ कम रहेगा और मांग लोगों की ज़्यादा होगी, तो ऐसे में रेट बढ़ना स्वाभाविक है। तो वैसे फ्रांस में भी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी तो खाद्यान्न में मांग में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। और जब खाद्यान्न के मांग में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी। और जब उसके मूल्य में वृद्धि हो गई तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे जो पाव रोटी लोग खाते थे, पाव रोटी की कीमतें अचानक बढ़ गई, उछाल आ गया एकदम कीमतों में, कि पाव रोटी की कीमतों में अचानक उछाल आ गया। उद्योग धंधों में जो लोग काम करते थे उनकी उस परिस्थितियों के अनुसार उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता था। अनेक संकट उत्पन्न हो गया। जनसंख्या वृद्धि होने से रोजगार के अवसर वहाँ पे बहुत कम थे, तो ऐसे स्थिति में लोग रोजगार धंधों के लिए भी परेशान थे। कृषि फसल जब ओलावृष्टि हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो ऐसे स्थिति में क्या उत्पन्न हो गया, रोजगार की स्थिति तो समाप्त थी ही पहले से ही, मनुष्य के जीविका निर्वाह की, जीवन निर्वाह करने की जो चीज़ें थी वो भी समाप्त हो गई। कि जीविका कैसे करेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना कृषि रहेगा, तो भरण पोषण कैसे व्यक्ति कर पाएगा। तो ऐसे परिस्थितियों में जीविका निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो गई। व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया, अपनी जीविका कैसे चलाए। तो इस तरह से जो अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, इसी को जीविका संकट कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि इसका मेन फैक्टर पड़ा और उसी दरमियान बीच बीच में ओलावृष्टि, कभी सूखा पड़ गया। प्राकृतिक इन आपदाओं के कारण व्यक्ति जो है जीविका निर्वाह के संकट से जूझने लगा और इस तरह से जो है उसके सम्मुख जीविका निर्वाह की सबसे बड़ी समस्या निकल करके उसके सामने आई। तो इस तरह से एक प्रश्न निकल के आया, एक टॉपिक आया कि जीविका निर्वाह फ्रांस के संदर्भ में कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जीविका संकट की क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे जीविका संकट उत्पन्न हुआ। तो आप उसमें 4, 5, 6 फैक्टर बता सकते हैं हेडिंग डाल के कि किस तरह से वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण फिर अगला बना सकते हैं खाद्यान्न आपूर्ति की मांग में वृद्धि। स्वाभाविक है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होगी और खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होगी तो खाद्यान्न की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आगे दिखाएंगे कि खाद्यान्न मांग आपूर्ति के संदर्भ में कि जैसे खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई तो मूल्यों में भी अचानक उछाल आ गया। उद्योग धंधे सीमित मात्रा में थे, जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई, तो ऐसे स्थिति में लोगों के रोजगार के अवसर भी नहीं मिल रहे थे। रोजगार के साधन कम होने के कारण लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे। जीविका निर्वाह करने में उनके सम्मुख समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्या करें, कैसे करें, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। तो इस तरह से बहुत सारी हेडिंग आप बना करके इस तरह से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक था 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जीविका संकट। जीविका संकट तो पहले आपने किस तरह से जाना कि जीविका का अर्थ क्या होता है, पेशा, उद्योग धंधे, वृत्ति या जो भी कार्य व्यक्ति करता है जीविका के लिए, उन सब के बदले में उसे जो आवश्यक धन प्राप्त होता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं,
जीविका बोलते हैं। फिर जीविका संकट फ्रांस के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कैसे आया, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, उन बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।